पिछला चैप्टर हमने आपको पढ़ाया था प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, जो कि ख़त्म हो गया है। उससे रिलेटेड प्रश्न आप लोगों ने पूछे थे, वो भी हमने आपको बता दिए। फिर भी अगर किसी को कुछ प्रश्न नहीं आया हो तो मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि कोर्स अब जल्दी ख़त्म करना है, 2 चैप्टर और बचे हुए हैं, तो आप हम थोड़ा जल्दी जल्दी अब तेज़ी से चल रहे हैं। अभी एक इसी क्रम में हम एक नया चैप्टर लेकर के आपके सामने आए हैं, कार्तीय तल, जिसको बोलते हैं कार्टीजियन प्लेन। प्लेन माने तल या समतल, ठीक है। कार्टीजियन प्लेन नई चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कक्षा 9 में आप जाओगे तो इस पर पूरा एक चैप्टर बेस्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जब उससे भी आगे जाओगे तो बहुत कुछ इसी से संबंधित, ये कोऑर्डिनेट के अंतर्गत, निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आपका 10th में आएगा और 11th में आएगा। 12th में अगर आप गणित पढ़ोगे तो, ठीक है। तो बहुत सी केवल बेसिक चीज यहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज है। तो अगर आप यहाँ पे समझे रहोगे तो वहां पर आपको बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो कार्तीय तल क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन, एक तल में एक बिंदु के, तल माने समतल, कोई भी, जैसे आपका समतल है, ठीक है। एक तल में एक बिंदु के निर्धारण की पद्धति को कार्तीय पद्धति तथा वह तल जिसके बिंदु का निर्धारण x अक्ष तथा y अक्ष द्वारा की जाती है, कार्तीय तल कहलाता है। ठीक है। अब इस कार्तीय तल की उत्पत्ति या प्रतिपादन हमारे फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्ते ने किया है, और उन्हीं के नाम पर ही ये कार्तीय तल का नामकरण हुआ है। तो पहली बात, कार्तीय तल क्या होता है, कार्तीय पद्धति क्या होती है, आप पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए। आप लोगों ने नंबर लाइन खींचना सीखा है कि नहीं? सीखा है ना? बस उसी से ही आपको समझना है। आप इस तरह से नंबर लाइन आप खींचते हैं कि नहीं? इसमें आप पूर्णांकों को रखते हैं, बीचों बीच क्या होता है, 0 होता है। दाहिनी तरफ बराबर बराबर दूरी पर आपकी धनात्मक संख्या होती है, +1, +2, +3, +4 डैश डैश डैश, और बाईं तरफ आपका हो जाता है ऋणात्मक संख्या, -1, -2, -3, -4, ठीक है, -4। या तो ऐसे खींच सकते हो, या तो आप ऐसे भी खींच सकते हो। ये बीचों बीच का पॉइंट क्या हो गया, 0। अब इसमें ऊपर की तरफ प्लस होगा और नीचे की तरफ आपका माइनस होगा। ऊपर ये +1, +2, +3, +4, नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4, इस तरह से संख्या बढ़ती जाएगी। अब इन दोनों रेखाओं में अंतर क्या है? कुछ नहीं अंतर है, कोई अंतर नहीं है। इस पर भी पूर्णांक लिखे हुए, इस पर भी पूर्णांक लिखे हुए हैं, लेकिन हमने अलग अलग खींचा है, तो इसका मतलब क्या होगा? इस तरह की रेखा को हम बोलते हैं, ये क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा कहलाती है। अब जो इस तरह से तल पर खींची जाती है, और जो इस तरह से खड़ी रेखा खींची जाती है उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, दोनों का काम है पूर्णांकों को प्रदर्शित करना, लेकिन जब हम इस तरह से खींचते हैं तो इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और जब हम इस तरह से खींचते हैं तो इसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। अब इस रेखा को नाम दिया जाता है। भाई रेखा हमने यहाँ से यहाँ तक खींची है, तो इसको हम कोई नाम दे दें, इसको भी और इसको भी, क्योंकि तो अलग अलग खींची तो अलग अलग। मान लीजिए ये रेखा का नाम है, ये x डैश हुआ। जब हम थोड़ा ऊपर लगा देते हैं, ये x की घात 1 नहीं, इसको बोलते हैं x डैश। इस तरह से थोड़ा टेढ़ा लगाते हैं, x डैश से ये x, ये जो रेखा है इसको हम क्या बोलेंगे, x डैश से x तक, ठीक।
उसी तरह से इस रेखा को हम नाम दे देते हैं y से y डैश, y से y डैश। आप कहेंगी इस रेखाओं को खींचने का क्या मतलब है? तो अब बता रहे हैं आपको। अब इन दोनों रेखाओं को x डैश x और y डैश y को एक तल में इस प्रकार व्यवस्थित करो कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटें। इन दोनों रेखाओं को एक तल पर इस तरह से खींचो कि ये एक दूसरे को लंबवत, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर लंब हो। तो इस तरह से हमें खींचना है। जब ये रेखा खींचेंगे तब आपको आगे समझ में आएगा। तो इस ऐसे हम खींच सकते हैं कि नहीं? स्केल से आप लोग खींचिएगा, चूंकि हम स्केल पढ़ाते समय नहीं लेते हैं। ये देखिए, ये रेखा क्षैतिज रेखा हो गई। अब ऊर्ध्व, हमने कहा ना दोनों रेखा को इस तरह से एक तल में रखना है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को शून्य पर काटे। शून्य का मतलब ये शून्य और ये शून्य, इस तरह से सेट करके हमको रखना है ये दोनों एक दूसरे को शून्य पर ही काटे। भाई यहाँ पर इसका शून्य यहाँ पर है मान लीजिए। अब जब हम ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे तो वो भी इसका जीरो जो है, इसका जो शून्य है वो यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर शून्य, इस रेखा का भी शून्य यहाँ होना चाहिए और इस रेखा का भी शून्य यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ये इस तरह से हमने इन दो रेखाओं को काटा। अब इसका नाम क्या था? ये x डैश x, और इसका नाम क्या था? y से y डैश। जैसे ही दिखा ना, देखो ना, x डैश से x, x डैश से x, y से y डैश, y से y डैश। ये दो रेखाओं को हमने इस तरह से काटा। ठीक है। अब इस तल में जहां तक ये रेखा है उसके बाहर में, इस तल में अगर हम किसी बिंदु को स्थित करते हैं तो जो स्थित करने का तरीका है वो कार्तीय पद्धति कहलाता है। भाई यहां से ये वाला, ये जो हमने दोनों रेखा खींची है, ये पूरा भाग केवल, उससे बाहर का नहीं। मान लीजिए यहाँ 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 या यहाँ या यहाँ या यहाँ भी हो सकता है। इन जगहों पर हम कोई मान लीजिए बिंदु रखते हैं, ये स्थित हमने कर दिया, ये इस तरह से हमने बिंदु को स्थित कर दिया। तो इन बिंदुओं को जो हम स्थित करते हैं या निर्धारित करते हैं, तो अभी इसको निर्धारित करने का एक तरीका होता है। ये बिंदु यहाँ पर है तो ये बिंदु कैसे, कहाँ पर है, कितनी दूर पर है, इसका एक निश्चित तरीका है। तो उस तरीके को ही हम कार्तीय पद्धति कहते हैं। और कार्तीय तल किसको कहते हैं? क्योंकि जो बिंदु हम निर्धारित कर रहे हैं, ये बिंदु x अक्ष और y अक्ष के द्वारा इसका निर्धारण होता है। तो जो निर्धारण होता है इस तल पर, इस तल को हम बोलते हैं कार्तीय तल। जो ये तल हमारा बना है, ये चार भाग बटे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं कार्तीय तल। जो ये बिंदु है, बिंदु को निर्धारित करने की जो पद्धति है उसे हम कार्तीय पद्धति कहते हैं। और जिस तल में, इस तल में हम इस बिंदु या इस बिंदु या इस बिंदु या इस बिंदु, किसी भी बिंदु को इस x अक्ष और y अक्ष के द्वारा जब इसका निर्धारण करेंगे तो इस तल को हम बोलेंगे कार्तीय तल। तो हमने वही आपका परिभाषा लिखी है कि एक तल में एक बिंदु के निर्धारण, एक तल में ये आपका तल है, इसमें किसी एक बिंदु, चाहे हमने कई बिंदु लिखा, मतलब किसी एक से ज्यादा भी रख सकते हैं, असंख्य बिंदु हो सकते हैं। तो किसी भी एक बिंदु के जो निर्धारण की पद्धति है उसे हम कार्तीय पद्धति कहते हैं। और वह तल, ये तल जिसमें हम जिस बिंदु को निर्धारित कर रहे हैं, उस बिंदु को निर्धारण, इस बिंदु का निर्धारण ये x अक्ष और y अक्ष द्वारा किया जाता है। तो इस तल को हम कार्तीय तल कहते हैं। आया समझ में? तो एक ऐसा तल जहां पर एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा जो है किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं,
तो वो तल जो है कार्तीय तल हो जाता है, कार्तीय तल के रूप में वो प्रदर्शित हो जाता है, जिसमें से इस कार्तीय तल में एक रेखा क्षैतिज होगी और एक रेखा ऊर्ध्वाधर होगी, तभी हमारा ये कार्तीय तल बनेगा। आया अच्छे से समझ में? कार्तीय तल क्या होता है? एक ऐसा तल जिसमें कि एक क्षैतिज रेखा एक ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को लंबवत काटे और किसी बिंदु का निर्धारण अगर x अक्ष और y अक्ष के द्वारा हो जाता है तो उस तल को हम कार्तीय तल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कार्तीय तल हो गया। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, अब हमने जब दो रेखा ये रेखा x अक्ष और ये रेखा y अक्ष, जब हमने एक इस तरह से दो रेखाएं खींची और इन्होंने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया 0 पर, तो इतना तल हमारा कितने भागों में बट गया? इतना तल यहाँ पे जहाँ पे कटा इसको ओ नाम दे देते हैं। ठीक है, ओ, ये हमारा तल कितने भागों में बट गया? 4 भागों में बट गया कि नहीं? एक ये और ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला भाग, दूसरा भाग यहाँ से यहाँ इसके अंदर वाला 2 भाग, तीसरा यहाँ से यहाँ इसके अंदर वाला भाग और चौथा यहाँ से यहाँ, ये 4 भागों में बट गया कि नहीं? तो इन भागों को हम अक्षांश बोलते हैं। सॉरी, अक्षांश का चतुर्थांश, सॉरी बेटा, इन भागों को हम चतुर्थांश बोलते हैं। तो अब आप देखिए कि जब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक दूसरे को ओ पर काटती हैं तो तल 4 भागों में बट जाता है। बट जाता है कि नहीं? जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, जब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को इस तरह से 0 ओ पर काटती हैं या 0 0 पर काटती हैं तो जो तल हमारा 4 भागों में बट गया और इन भागों को हम चतुर्थांश कहते हैं। अब इसका नाम होता है कि कौन सा ये चतुर्थांश है। ठीक है, अब उसके लिए हम अलग चित्र आपको बना करके दिखा रहे हैं। देखिए फिर से हम, ये एक ऊर्ध्वाधर रेखा और ये एक क्षैतिज रेखा, ये आपका x डैश x है, ये y डैश y डैश है और ये जो जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो पॉइंट है O। ठीक है, तो अब इसे हम चतुर्थांश कहते हैं। सब चतुर्थांश है, लेकिन हर चतुर्थांश की अपनी एक विशेषता होती है, उसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो अब हम आपको वो बताने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये देखिए, सब ये निश्चित है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं कि हम अगर इधर बता रहे हैं तो आप इधर लिख दीजिए, ऐसा नहीं है, ये निश्चित है। ये वाला भाग आपका ये प्रथम चतुर्थांश है, ये है आपका प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश हमेशा यही होगा, इस तरह से शाश्वत सत्य होता है उसी तरह से ये भी सत्य है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश है। यहाँ से यहाँ के बीच का जो भाग है वो द्वितीय चतुर्थांश है, चतुर्थांश है। यहाँ से यहाँ के बीच का भाग ये तृतीय चतुर्थांश है और यहाँ से यहाँ के बीच का भाग हमारा चतुर्थ चतुर्थांश है। ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और
चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका निश्चित है। प्रथम चतुर्थांश कहाँ से कहाँ होता है, देखिए अक्ष के नाम से आप देख सकते हैं। प्रथम चतुर्थांश। एक चीज और भी ध्यान दीजिए, जहां हमने x x डैश y डैश लिखा है, ये भी शाश्वत सत्य है। हम इधर y नहीं लिख सकते, इधर x नहीं लिख सकते, इधर x डैश नहीं कर सकते, इधर y नहीं कर सकते, इधर y डैश नहीं कर सकते। जो चीज जहां लिखी है इसमें कभी भी, चाहे आप अभी पढ़िए, चाहे 10th में पढ़िए, चाहे 11th 12th तक, ग्रेजुएशन लेवल तक है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। x हमेशा इधर ही रहेगा, y हमेशा इधर रहेगा, x डैश हमेशा इधर रहेगा और y डैश हमेशा इधर रहेगा। तो भूल करके भी ये गलती मत करिएगा, ये निश्चित है। ठीक है, अब प्रथम चतुर्थांश कहां से कहां तक है, देखिए यहां से यहां तक है कि नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं x o y, जिससे कि आपको पहचानने में गलती ना हो। उसी तरह से द्वितीय चतुर्थांश, यहां से यहां तक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका y o x डैश, y o x डैश। तृतीय चतुर्थांश आपका, ये गलत लिख दिया था। तृतीय चतुर्थांश यहां से यहां तक, यानी कि ये x डैश है, ये x डैश छोटा सा लगेगा, y x डैश o और y डैश, ये हुआ। और चतुर्थांश आपका ये है, चतुर्थांश आपका ये है, यहां से यहां तक है। तो इसको हम लिखेंगे y डैश o x। ऐसे चलते हैं, इधर से इधर चले, इधर से इधर चले, यहां से यहां चले, यहां से यहां चले। तो ये आपका हो गया y डैश o x। ये आपका चतुर्थांश था। और हर चतुर्थांश कहाँ से कहाँ तक है और वो हमने आपको बताया। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? आशा करते हैं अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब इसमें एक चीज और विशेषता है, थोड़ा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि हमने इधर x लिखा तो इधर x डैश, y या y डैश लिखा, तो जो चार भाग बटे हैं, इन चारों चतुर्थांशों का अलग अलग चिन्ह भी होता है। इन चारों चतुर्थांशों का अलग अलग चिन्ह भी होता है। कैसे होता है वो भी आपको बता रहे हैं। इन चतुर्थांशों के अलग अलग चिन्ह होते हैं। अब कैसे पहचाना जाएगा ये आपको बताते हैं। देखिए कैसे, ये हमने दो रेखाएं खींची थी जो एक दूसरे को ऊपर काट रही थी। ठीक है, इनको हमने नाम दिया था, एक क्षैतिज था, एक ऊर्ध्वाधर था। ठीक है, तो O से X तक का भाग धनात्मक होता है। O से X तक क्या होता है आपका? धनात्मक, पॉजिटिव। यहां से यहां तक का भाग धनात्मक होगा। ठीक, O से Y तक का भाग भी धनात्मक होता है। O Y आपका धनात्मक, पॉजिटिव। ठीक है, उसी तरह से O से X डैश तक का भाग ऋणात्मक होता है। O से X डैश, यहां से लेकर के यहां तक का भाग आपका होगा ऋणात्मक, निगेटिव। और O से Y डैश तक का भाग भी
ऋणात्मक होगा। ओ वाई डैश भी आपका ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। तो ये जो आपका 4 तल बटा हुआ है, इसकी जो 4 अक्ष चतुर्थांश है, अक्ष, इसको अक्ष बोलते हैं। ये एक्स अक्ष है, ये पूरा, ये वाई अक्ष है। तो ये अक्ष देखिए, यहाँ से यहाँ तक अक्ष अक्ष है, ये 2 भागों में बट गया। ये भी वाई अक्ष है, ये 2 भागों में बट गया। तो हर अक्ष का अलग अलग चिन्ह था। यहाँ से यहाँ तक प्लस था, यहाँ से यहाँ तक प्लस था, यहाँ से यहाँ तक माइनस है, और यहाँ से यहाँ तक माइनस है। ठीक है। तो ये आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष में जो है आपका क्या चिन्ह होता है अक्षों का, वो हमने आपको बताया। अब इसमें हर चतुर्थांश का एक चिन्ह भी होता है। हर चतुर्थांश का एक चिन्ह होता है। तो अब उस चतुर्थ, क्योंकि अभी जब हम क्या बोलते हैं, बिंदुओं को निर्धारित करेंगे तो किस चतुर्थांश में रखेंगे, ये चिन्ह पर ही पता चलेगा। ठीक है। इतनी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई बेटा। इतना आप लोग पहले ध्यान से पढ़िए। अब इसके बाद वाला हम अगले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो एक बार में न समझ में आया करे तो आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार देख लिया करिए बेटा वीडियो, क्योंकि जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी तब तक आप आगे कर ही नहीं पाओगे। अब इसके बाद जो हम आपको बताएंगे वो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने भी बताया ना, हर चतुर्थांश का अलग अलग, ये तो अक्षों का चिन्ह था, हमने आपको बताया। अब हर चतुर्थांश का चिन्ह होगा, अब हम वो बताएंगे। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो हम आपको बताएंगे अगले लेक्चर में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को राधे राधे।